आफ्टरनून। कल हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। उसमें मैंने आपको यह बताया था जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है करवाने के लिए हमारे पास दो टाइप के मैकेनिज्म हैं। एक तो हमने कल बात की थी SN2 मैकेनिज्म की, एक मैकेनिज्म की आज बात करेंगे SN1 मैकेनिज्म की। कल अपन ने SN2 मैकेनिज्म डिस्कस किया था। SN2 मैकेनिज्म में हमने ये पढ़ा था हमारी जो रिएक्शन होती है वो सेकंड ऑर्डर की है, यानी कि रिएक्शन का जो रेट है वो एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा, दोनों की कंसंट्रेशंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर आप एल्काइल हैलाइड या न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन ज्यादा करोगे तो रेट पे इफेक्ट आएगा। ठीक है ना, जो हमारी SN2 रिएक्शंस होती हैं वो सेकंड ऑर्डर की होती है, सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है। सिंगल स्टेप से मेरा मतलब है कि कंसर्टेड रिएक्शन है। कंसर्टेड रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें एक ही बार में प्रोडक्ट बन जाता है रिएक्टेंट से, यानी कि बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों प्रोसेस जो है वो साथ साथ चलेंगे। बॉन्ड बनेंगे भी और बॉन्ड टूटेंगे भी, दोनों काम एक साथ होंगे। एक साइड पे बॉन्ड बन रहा होगा, दूसरे साइड पे बॉन्ड जो है वो टूट रहा होगा। फिर मैंने ये बोला था जो हमारी सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है इसमें एक हाई एनर्जी स्टेट बनती है जिसे आप ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। इसे आप रिप्रेजेंट कर रहे थे स्क्वायर ब्रैकेट से और ऊपर ये वाला साइन लगा के। तो कल मैंने आपको मैकेनिज्म दिखाया था ना, मैकेनिज्म के अंदर जो मैंने चीज ऐसे रिप्रेजेंट की थी वो हमारी ट्रांजिशन स्टेट थी। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो हाई एनर्जी स्टेट होती है, काफी ज्यादा एनर्जी वाली, और ट्रांजिशन स्टेट को हम आइसोलेट नहीं कर सकते। आइसोलेट करने का मतलब हम उससे रिएक्शन से बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे मैं आपको बोलता हूं SN2 रिएक्शन में कैसे शो कर रहा था, एल्काइल हैलाइड प्लस न्यूक्लियोफाइल, ये हमारे पास बना रहा था कुछ ऐसे ट्रांजिशन स्टेट, और फिर अल्टीमेटली हमें यहां पे प्रोडक्ट मिल रहा था। अब इस रिएक्शन में जो ये वाली ट्रांजिशन स्टेट है हमारी, इसे आप आइसोलेट भी कर सकते, रिएक्शन से बाहर नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जांपल आपको ये भी मिल जाएगा, रिएक्शन से बाहर आप इसको सेपरेट कर सकते हो, न्यूक्लियोफाइल को सेपरेट कर सकते हो, जो आपका प्रोडक्ट बना है जो हमारा न्यूक्लियोफ्यूज है आप इसको भी निकाल सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, संभाल के रख सकते हो। इसे हम कभी भी आइसोलेट नहीं कर सकते। ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ये रिएक्शन बनने के बाद स्टार्ट होती है, प्रोड्यूस होना, बनना स्टार्ट होगी। रिएक्शन खत्म होने से पहले पहले सारी यूटिलाइज हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो आप ट्रांजिशन स्टेट को कभी भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्डिंग के रूल फॉलो नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों चल रही हैं। दोनों को चलाने के लिए हमें हाई एनर्जी चाहिए। अब क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट के पास काफी ज्यादा एनर्जी है तो ये बॉन्डिंग के रूल फॉलो नहीं करता। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मतलब बॉन्डिंग के रूल कौन से, तो मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पे कार्बन ले लिया, कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4। तो कार्बन के 4 बॉन्ड मैंने आपको शो कर दिए, 3 तो हाइड्रोजन के साथ है और 1 हेलोजन के साथ। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, फ्रंट अटैक करेगा या बैक अटैक करेगा, बैक अटैक करेगा। फ्रंट से तो रिपल्शन मिलेगी तो बैक से अटैक करेगा। बैक से जब अटैक करेगा तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी, कार्बन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप, ये वाली बॉन्ड बन रही है तो डॉटेड दिखा देते हैं। 3 हाइड्रोजन मैंने छेड़ दी वो एज इट इज। ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन कितने बॉन्ड बना दिए मैंने, 5, लेकिन कार्बन बनाता कितने, 4। तो जिसके पास पैसा हो कुछ भी कर सकता है, पैसा बोल देते हैं। इनके लिए जो पैसा होता है वो एनर्जी होती है। कार्बन के पास ट्रांजिशन स्टेट में इतनी ज्यादा एनर्जी होती है वो बॉन्डिंग के रूल फॉलो ही करता है। आप बोलते हैं अगर तू 5 बॉन्ड बनाएगा ना तो अनस्टेबल हो जाएगा, कहता है मेरी पहली हाई एनर्जी में से अनस्टेबल क्या होगा।
तो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर कोई भी बॉन्डिंग का रूल फॉलो नहीं होता, 5 बॉन्ड बन रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, जब अपन स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं तो एक बॉन्ड टूट जाता है ना लिविंग ग्रुप वाला, तो हमारे स्टेबल प्रोडक्ट में कितने बॉन्ड आते हैं, 4 ही बॉन्ड आएंगे जो उसकी नॉर्मल स्टेबिलिटी है। तो ये हमारे पास हमारा ट्रांजिशन स्टेट होता है। ट्रांजिशन स्टेट के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन मैंने कल इसलिए नहीं दी थी क्योंकि ये सब बातें आप चैप्टर 4 में पढ़ चुके हो। चैप्टर 4 में मैं ट्रांजिशन स्टेट के बारे में पढ़ा था। तो ये हमारे पास हमारा केस हो गया, ठीक है। लास्ट चीज मैंने आपको ये बताई थी, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में बैक साइड अटैक होता है, इसलिए हमेशा इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनते हैं, उल्टे प्रोडक्ट बनेंगे। इसका एग्जांपल मैंने दिया था ना, आप ऐसे खड़े हो तो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लेफ्ट साइड पे है, न्यूक्लियोफाइल ने पीछे से अटैक किया तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे बनेगा। रिएक्टेंट आपने इस फॉर्म में लिया था, प्रोडक्ट आपका इस फॉर्म में बना, इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो गई। तो SN2 मैकेनिज्म्स में हमेशा बैक साइड अटैक होता है, जिस वजह से हमारे प्रोडक्ट इन्वर्टेड बनते हैं। अगर स्टार्टिंग में हमारा मॉलिक्यूल ऐसे था ना, तो प्रोडक्ट के अंदर जो मॉलिक्यूल बनेगा वो प्रोडक्ट वाला मॉलिक्यूल ऐसे बनेगा। दोनों की जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो क्या आती हैं, इन्वर्टेड आती हैं, ऑपोजिट आती है। ये सब बातें मैंने आपको कल बताई थी जब SN2 मैकेनिज्म किया था। रिवाइज मैंने इसलिए करवाया ताकि जब मैं आपको SN1 मैकेनिज्म बताऊं तो आप दोनों में डिफरेंस जो है वो पता कर सको, मतलब जो डिफरेंस है उनका एक्चुअल रीजन आपको मिल सके। अब इसके अंदर देखो SN2 जिस पे 2 लिखा हुआ है ना, वो सिंगल स्टेप में हो रही है। तो कई बच्चे क्या सोचते हैं, ये 2 ये 1 यहाँ पे स्टेप्स रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। 2 और 1 यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए एक कंसंट्रेशन आएगी तो 1, 2 कंसंट्रेशंस आएंगी तो 2। तो SN2 जो होती है वो सिंगल स्टेप में होती है। सारी बातें क्लियर होगी SN2 की। SN1 स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो SN1 रिएक्शंस होती हैं, फिर यहाँ पे 1 है ना, इसका मतलब ये सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती है। अब देखो रिएक्टेंट में तो 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, लेकिन ये वाली रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये दोनों कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं करेगी, एक ही सब्सटेंस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। या तो वो सब्सटेंस होगा एल्काइल हैलाइड या वो सब्सटेंस होगा न्यूक्लियोफाइल। तो हमने ये देखा SN1 रिएक्शंस जो होती हैं उनका जो रेट होता है वो एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। आप न्यूक्लियोफाइल 1 ग्राम लो, चाहे आप न्यूक्लियोफाइल 100 ग्राम लो, रिएक्शन के रेट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप चाहे उसको मोर कंसंट्रेटेड लो चाहे लेस कंसंट्रेटेड लो। तो हमारी जो रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे। रट्टा नहीं है ये, इसके एक्सप्लेनेशन दूंगा अभी आगे, ठीक है ना। तो रट्टे वाली कोई चीज नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली बात तो यही है। दूसरी बात, वो सेकंड ऑर्डर थी, ये फर्स्ट ऑर्डर, पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस, SN1 रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म होता है वो हम प्रोसीड करवाते हैं 2 स्टेप्स में। जो SN2 था वो सिंगल स्टेप में हो रहा था, जो SN1 होता है वो हमारा 2 स्टेप्स में होता है। तीसरा डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, वहां पे ट्रांजिशन स्टेट बनती थी, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनते, यहाँ पे इंटरमीडिएट्स बनती है। क्या होते हैं इंटरमीडिएट्स? इंटरमीडिएट्स भी हमारी हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं जो रिएक्शन के इन बिटवीन बनेंगी। इन्हें हम आइसोलेट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, मतलब सारे इंटरमीडिएट आइसोलेट नहीं होते, लेकिन कुछ होते हैं जो आइसोलेट हो सकती है। तो इंटरमीडिएट्स को आप आइसोलेट कर सकते हो, ट्रांजिशन स्टेट कैन नेवर बी आइसोलेटेड। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास हमारा केस है। +1 में पढ़े थे, मैं नाम ले देता हूं, आपने पढ़े थे कार्बोकेटायंस, कार्बन आयंस और फ्री रेडिकल्स। ये 3 तो बहुत ही कॉमन है। एक इसके अलावा इंटरमीडिएट बनता होता है नाइट्रीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर ये बड़ी क्लासेस में आएगा। हमारे लिए +1 +2 में कार्बोकेटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल, ये 3 इंटरमीडिएट्स काफी है।
तो हमारी SN1 रिएक्शन में क्या बनता है, इंटरमीडिएट। SN2 में क्या बन रहे थे, ट्रांजिशन स्टेट। कौन सा इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पे, कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना होगा, वो भी मैकेनिज्म करवाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। 3 बातें क्लियर हो गई। चौथी बात, SN1 रिएक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ पोलर प्रोटिक सोलवेंट की प्रेजेंस में होगी। अगर आप SN1 रिएक्शन को इनिशिएट करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये अपनी सोलवेंट की प्रेजेंस में होगी। और सोलवेंट भी कैसा होना चाहिए, सोलवेंट पोलर होना चाहिए और सोलवेंट के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब प्रोटॉन होना चाहिए। तो पोलर भी होना चाहिए, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन भी होना चाहिए, प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सोलवेंट होना चाहिए। जैसे पानी है, पानी हमारा पोलर प्रोटिक सोलवेंट है ना। पानी जो होता है वो पोलर भी होता है और उसके पास हाइड्रोजन भी होती है। अरे बस 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 बहस कर लीजिए, सुन लो जो बोल रही। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये 4 हमारे पास हमारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है ना। SN1 रिएक्शन जो होती हैं वो फर्स्ट ऑर्डर की होती हैं और वो सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। 2 स्टेप्स में प्रोसीड होती है। इंटरमीडिएट बनता है विच इज कार्बोकेटायन, और इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए सोलवेंट चाहिए होता है। सोलवेंट कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए और उसके पास हाइड्रोजन होनी चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। तो पानी का मैंने एग्जांपल लिया, एसिटिक एसिड हो सकता है, एसिटिक एसिड भी पोलर होता है, सिरका जैसे आप बोलते हो, तो ऐसे सॉल्वेंट्स को आप यूज कर सकते हो। अल्कोहल हो सकता है, वो भी पोलर होता है। तो ये हमारे पास हमारा केस था। अब मैं आपको मैकेनिज्म यहाँ पे परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। तो ध्यान से देखना, इजी मैकेनिज्म है, बहुत ही इजी। थोड़ा सा कंसेप्ट में 4 चैप्टर में इंक्लूड करूंगा, ठीक है ना। पहला स्टेप, मेरे पास मेरा हेलोजन था, उसको मैंने एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया। सॉल्वेंट में, पोलर प्रोटीन में, पानी में डिसॉल्व कर दिया। जब मैं इसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करूंगा तो हमारी जो पोलर बॉन्ड होगी वो टूट जाएगी। पोलर बॉन्ड कौन सी है, कार्बन और हेलोजन की। इसमें कार्बन पे होता है पार्शियल पॉजिटिव और हेलोजन पे होता है पार्शियल नेगेटिव। तो जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा RCR पॉजिटिव। एक मिनट रुकना।
जूम वाले बच्चे थोड़ा वेट करना प्लीज, अभी क्लास जो है वो रिज्यूम कर रहे हैं 1 मिनट में। हाँ जी, जूम पे आवाज आ रही है सभी को? यस सर। चलिए, तो जैसे मैं यहाँ पे आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म बता रहा था, तो मैंने आपको ये बोला था कि जो हमारी SN1 होती है वो 2 स्टेप्स में होती है। अब मैं आपको वो 2 स्टेप शो कर रहा था। सबसे पहले हमने हेलोजन लिया, हेलोजन को हमने सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर दिया। प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर यानी कि पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये भी पोलैरिटी शो करेगा। पोलैरिटी शो करने की वजह से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले जाता है, जिसकी वजह से हमारी ये बॉन्ड टूट जाएगी। बॉन्ड टूट जाएगी, कार्बन में आ गया पॉजिटिव, कार्बोकेटायन बन गया, साथ में आएगा हमारे X नेगेटिव यानी कि हमारा हैलाइड आएगा। अब ये वाला जो स्टेप होता है ना, ये स्टेप बहुत ही धीरे होते हैं, स्लो, क्योंकि हमारा जो एल्काइल हैलाइड था वो स्टेबल मॉलिक्यूल था। स्टेबल मॉलिक्यूल तो टूटते ही नहीं है,
तो हम उसको जबरदस्ती तोड़वा रहे हैं, मतलब जबरदस्ती उसको तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे फिर हमारे पास दिक्कत हो जाएगी। जब आप इसको जबरदस्ती तोड़ेंगे ना, तो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, और उसके बाद वो वाला स्टेप जो है वो काफी धीरे होगा, क्योंकि ये स्टेप फेवरेबल नहीं है। कोई भी स्टेबल मॉलिक्यूल अपने आप नहीं टूटता, अगर हम उसको तोड़ रहे हैं तो ये स्टेप बड़ा धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे होना यही रिप्रेजेंट करते हैं कि ये स्टेप फेवरेबल है। लेकिन हमने मैकेनिज्म शो करना है, हमने एक पॉसिबिलिटी दिखानी है, बतानी है, इसलिए हम ये वाला काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे मैंने कार्बन चेन देखो कौन सी दी है, मैंने मैकेनिज्म शो करने के लिए टर्शरी एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल लिया। क्यों? क्योंकि मैं कार्बोकेटाइन बना रहा हूँ। कार्बोकेटाइन 3 तरह के बनते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। सबसे स्टेबल कौन से होते हैं? टर्शरी। तो अगर मैं मैकेनिज्म शो कर रहा हूँ तो सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल के लिए शो करना तो सही रहेगा, इसलिए मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टर्शरी वाले लिया, ताकि जब मैं टर्शरी वाला मॉलिक्यूल लूं, पहला स्टेप शो करने के बाद टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाऊं, फिर ताकि कोई ये ना बोल सके कि सर ये मैकेनिज्म गलत है, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन तो स्टेबल होती है, ये कार्बोकेटाइन बन सकता है, और अगर कार्बोकेटाइन बन सकता है तो इसका मतलब ये रिएक्शन हो सकती है। समझ में आ गया? पहले स्टेप में हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कार्बन हाइड्रोजन वाली बॉन्ड, कार्बोकेटाइन बन गया, ये हमारा इंटरमीडिएट है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो हमारा इंटरमीडिएट है उस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, ये लो अटैक, प्रोडक्ट बन गया। sn1 रिएक्शन से सब्स्टिट्यूशन। सेकंड स्टेप में आप क्या कर रहे हो, इंटरमीडिएट में न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहे हो। इंटरमीडिएट के बारे में मैंने क्या बोला था, दे आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, ये न्यूक्लियोफाइल से फटाफट अटैक करवा के रिएक्ट करवाएगा। ये वाला स्टेप होता है हमारा फास्ट। ये तो हो गई 10 चैप्टर की बात। अब इसमें जो 4 चैप्टर का कंसेप्ट था, वो एक स्टेप हमारा स्लो है, एक स्टेप हमारा फास्ट है। इसमें से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, पहला स्टेप। जो स्टेप हमारा स्लोअर होता है उसी को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हमने बोला था कि स्कूटी पार करके आओ, तो आप 3-4 बच्चे गए, जो बच्चा लास्ट में आया मैं तो उसी के अकॉर्डिंग काम शुरू करवाऊंगा ना। जो बच्चे 1-1, 2-2 मिनट में आ गए उनका मुझे कोई मतलब नहीं है, वो फास्ट काम कर रही है। लेकिन जो बच्चा लास्ट में आया मैं ये बोलूंगा स्कूटी पार करने में सबको 7 मिनट लगे, तो मैंने वो 7 मिनट का टाइम किसके अकॉर्डिंग बताया, जो बच्चा सबसे स्लो था, जो सबसे लास्ट में आया। समझ रहे हो ना? तो हमारी किसी भी काम का जो रेट होता है, जो स्पीड होता है, वो सबसे स्लोएस्ट पर्सन पे डिपेंड करता है। अब इन दोनों में से स्लोएस्ट स्टेप कौन सा था, ऊपर वाला, तो रेट इस पे डिपेंड करेगा। अब रेट इस पे डिपेंड करेगा, इसमें रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल हैं, एक, इसलिए हमारी रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की। क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल वाली कंसंट्रेशन है वो सेकंड स्टेप में आ रही है, सेकंड स्टेप हमारा फास्ट है, तो ये रेट में इन्वॉल्व नहीं होगा। रेट में कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, स्लो वाले। स्लो में कितनी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, एक, इसलिए हमारी जो रिएक्शन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर होती है, और इसलिए हमारी रिएक्शन का रेट जो है वो एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड है। न्यूक्लियोफाइल में भी तो हो सकता था, लेकिन न्यूक्लियोफाइल वाला स्टेप जो है वो फास्ट है, इसलिए उस पर डिपेंड है। स्लो वाला कौन सा था, एल्काइल हैलाइड वाला, इसलिए उसी पे डिपेंड है। तो ये था हमारे पास हमारा SN1 मैकेनिज्म। अगर किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करेगा, नहीं तो यस सर। ये सब ऊपर वाला स्लो क्यों है, देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बने हुए थे, स्टेबल मॉलिक्यूल है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में प्रेजेंट है। चलो मैंने तो नहीं बनाया टेट्राहेड्रल, वैसे तो टेट्राहेड्रल होती है, तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, अपनी बॉन्ड क्यों तोड़ेगा, आप फोर्सफुली तोड़वा रहे हैं। फोर्स कैसे किया आपने, सोलवेंट ऐड करके। तो जो भी काम आप फोर्सफुली करवाते हैं, अब मुझे मेरी मम्मी बोल देती है कि तूने ये वाला काम कर, तूने कमरा साफ करना है, तो मुझे तो पसंद नहीं है कमरा साफ करना, मुझे तो गंदा कमरा पसंद है। तो अगर मुझे मम्मी कहेंगे भी अगर खाना खाने को करना पड़ेगा, तो उसके पीछे मैं काम करूंगा, मन मार के वो काम करूँ तो धीरे धीरे करूंगा। ये कमरा साफ, ठीक है ना, ये झाड़ू, तो समझ रहे हो ना, जो काम फोर्सफुली करते हैं वो काम स्लो होता है, जो मॉलिक्यूल का करने का मन नहीं है, इसलिए वो धीरे होता है। ठीक है, हाँ जी, जूम पे किसी को डाउट है तो बताइए, नहीं तो ऐसा नहीं तो फटाफट।
और कुछ पूछना किसी ने? हाँ वो भी करते हैं। चलिए, तो ये था हमारे पास हमारा SN2 और SN1। अब पेपर में ये हो सकता है कि ये मैकेनिज्म आपको सीधे मिल जाए, बहुत रेयर चांसेस हैं, पर हो सकता है कि सीधा मिल जाए। एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 मैकेनिज्म या एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2 मैकेनिज्म। इसमें फिर क्या होगा, ये थ्योरी वाला पार्ट हो गया। आपके जो इनकी 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो याद करने होंगे, मैकेनिज्म शो करोगे, आपका काम हो जाएगा। पर केमिस्ट्री के पेपर में ज्यादातर आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिलती है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में वो ये पूछेगा, हमारे पास 3 तरह के एल्काइल हैलाइड होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तीनों में से कौन सा एल्काइल हैलाइड SN1 मैकेनिज्म शो करेगा और कौन सा एल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म शो करेगा। हमने 2 टाइप के मैकेनिज्म बताए, दोनों में अलग अलग कंडीशंस बताई। तो किसी एल्काइल हैलाइड को पहले वाली कंडीशंस अच्छी लगेंगी, SN2 वाली, किसी को ये अच्छी लगेगी। तो हमने उनको वही आइडिया देते हैं, कौन कौन से एल्काइल हैलाइड किस किस तरह का मैकेनिज्म शो कर सकती हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें एक छोटी सी बात सुनो, पहले मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, जैसे सीरियल स्टार्ट होता है ना, उससे पहले आता है डिस्क्लेमर। तो ये अपना डिस्क्लेमर है, मैं पहले बोल रहा हूँ, जो भी मैं आपको आइडिया दूंगा भी कौन सा एल्काइल हैलाइड क्या कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, 100% सही नहीं। मॉलिक्यूल की अपनी मर्जी होती है वो कौन सा पाथ चूज करेगा। मैं तो आपको आइडिया दे सकता हूँ, समझ रहे हो ना। मैं तो आपको बोल सकता हूँ कि आप दिन में 4 घंटे पढ़ा करो, प्लस में 90% आ जाएंगे। कई बच्चे 6 भी पढ़ रहे होंगे और कई 4 मिनट भी पढ़ रहे होंगे 4 घंटे की बजाय। तो हमारा काम है सजेशन देना, उसके बाद बच्चा वो फॉलो करे या ना करे उसकी मर्जी है। हो सकता है वो मेरा सजेशन फॉलो करे, या हो सकता है वो अपने दोस्त का फॉलो करे। 4 दिन की जिंदगी है, जी लेती है, पढ़ने पढ़ने में क्या रखा है, समझ रहे हो ना। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे यही केस है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। मैं उनको सजेशन दे दूंगा, प्राइमरी तेरे लिए ये वाला मैकेनिज्म अच्छा है, सेकेंडरी और टर्शियरी तुम्हारे लिए ये वाला मैकेनिज्म अच्छा है, लेकिन वो सजेशन को फॉलो करे या ना करे वो उनकी मर्जी है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा टर्शियरी है 100% SN1 करेगा, 100% कुछ नहीं होता केमिस्ट्री, कुछ भी हो सकता है, समझ गए। तो ये आइडिया का क्वेश्चन आ सकता है, आंसर मैंने आपको दे दिया। SN1 को देखो आप सब समझ जाओगे। SN1 मैकेनिज्म जो है हमारा, इसमें इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो SN1 मैकेनिज्म को वो एल्काइल हैलाइड प्रेफर करेगा जो टर्शियरी कार्बोकेटायन बनाएगा। ऐसा कौन सा एल्काइल हैलाइड होगा, टर्शियरी वाला। प्राइमरी वाला कार्बोकेटायन कम स्टेबल होता है, तो अगर प्राइमरी वाला SN1 मैकेनिज्म शो करेगा, प्राइमरी कार्बोकेटायन बनाएगा, स्टेबल इंटरमीडिएट तो बना नहीं, इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं है, फिर रिएक्शन बढ़िया नहीं होगी। तो इसलिए प्राइमरी वाला जो होगा वो SN1 शो नहीं करेगा। फिर मैं श्योर नहीं बोल सकता, मैं बोलूंगा शायद नहीं करेगा, क्योंकि कई प्राइमरी होंगे जो बात नहीं मानेंगे, कर जाएंगे। लेकिन SN1 मैकेनिज्म शो करने के ज्यादा चांसेस किसके हैं, टर्शियरी के। कम चांसेस किसके हैं, प्राइमरी के ना SN1 शो करने के कम है। अब ये कौन सा शो करेगा, SN2। ये कहता मेरा इंटरमीडिएट तो बढ़िया बनता नहीं, मैं फिर ट्रांजिशन स्टेट बना लेता हूं। तो ट्रांजिशन स्टेट किसकी अच्छी बनेगी, प्राइमरी की। ट्रांजिशन स्टेट टर्शियरी क्यों नहीं अच्छी बनेगी, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे बल्कि ऊपर से X आ गया, ऊपर से न्यूक्लियोफाइल आ गया, टर्शियरी वाले की ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल नहीं बनेगी, बहुत ज्यादा रिपल्शंस हो जाएंगी। इस वजह से टर्शियरी वाला जो होता है वो ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनाता, तो टर्शियरी वाले SN2 मैकेनिज्म शो नहीं करते। समझ में आ गया। मैं आपको एक छोटा सा ऑर्डर दे रहा हूं, वही आपका रिएक्टिविटी का आंसर है। ये जब आप टर्शियरी से प्राइमरी मूव करोगे, SN2 की रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, मतलब मॉलिक्यूल कौन सा मैकेनिज्म शो करना चाहेगा, SN2। टर्शियरी से बढ़िया सेकेंडरी दिखाएगा SN2 मैकेनिज्म, सेकेंडरी से बढ़िया प्राइमरी दिखाएगा। लेकिन अगर मैं SN1 की बात करूं, प्राइमरी कार्बोकेटायन तो स्टेबल ही नहीं होता, प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी, तो सेकेंडरी वाले SN1 ज्यादा दिखाएंगे, और सेकेंडरी से ज्यादा 90% चांसेस हैं ये SN1 शो करेगा।
90% चांसेस हैं प्राइमरी वाले SN2 शो करेंगे, सेकेंडरी वाले किसी के सके नहीं है, वो SN1 भी शो कर सकते हैं और SN2 भी, डिपेंड करेगा कंडीशंस क्या दे रहा हूं। अब मैंने सेकेंडरी वाला ले लिया, साथ में सोलवेंट डाल दिया, तो सोलवेंट डालती हूँ किसको प्रेफर करेगा, SN1 को। मैंने सेकेंडरी वाला ले लिया बिना सोलवेंट के, अब वो किसको प्रेफर करेगा, SN2 को। तो सेकेंडरी वालों का फिक्स नहीं होता, मतलब आप श्योरली नहीं बोल सकते, लेकिन इनके लिए आप चांसेस थोड़े से बता सकते। ये था हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स SN1 एंड SN2। अब यहाँ पे मैंने कार्बन चेन चेंज की, एक कार्बन वाला, दो कार्बन वाले या तीन कार्बन वाले, कार्बन चेन को सेम रहने देता हूँ, हैलोजन चेंज कर देता हूँ। तो या तो आएगा फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। तो चारों में से ज्यादा रिएक्टिविटी कौन शो करेगा, आंसर आपका सामने है जी, आयोडीन। आइडो एल्केन्स जो होंगे उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। आंसर आपके सामने कैसे था, आप मैकेनिज्म देखो ना, आपको कार्बन हैलोजन की बॉन्ड तोड़नी है, तो जिस बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होगी वो जल्दी टूटेगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम किसकी होती है, जो बॉन्ड वीक होती है। कौन सी बॉन्ड्स वीक होती हैं, जो लंबी होती है। लंबी कौन सी होगी, जो बड़े एटम्स वाली होगी, तो ये सबसे बड़ा एटम। तो इन चारों में से रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, आइडो एल्केन की, फिर ब्रोमो की, फिर क्लोरो की, ये सबसे कम रिएक्टिविटी वाली होगी। समझ में आ गया, मैकेनिज्म का टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म हो गया बिना ऑप्टिकल एक्टिविटी के। मैंने अभी आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्सप्लेन की, वो करेंगे। अच्छा, इसमें ना मैंने आपको ये नहीं बताया प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था जो हमारे SN2 होती है उसमें कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें वो थोड़ी सी बात कर लें, 4 मिनट का टाइम है, 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास मेरा हेलोकेन है, इसमें ये वाला कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में है, ये वाला कार्बन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। सिंगल बॉन्डेड है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। मैंने क्या किया, इसका कार्बोकेटाइन बना लिया। जब कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो कार्बोकेटाइन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है या चेंज हो जाती है, चेंज हो जाती है, sp2 हो जाती है। तो हमारे पास कार्बोकेटाइन जो है वो है sp2। sp2 वाले की शेप क्या आएगी, ट्रायंगल प्लेनर। मतलब जो sp3 में टेट्राहेड्रल था वो कार्बोकेटाइन बनने के बाद sp2 हो गया, प्लेनर हो गया। अब ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब देखो न्यूक्लियोफाइल के पास अटैक करने के दोनों चांसेस पॉसिबल है। न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर सकता है क्योंकि कोई भी पहल करने वाला नहीं है, पहले एक्स पहल करने वाला था वो चला गया, तो ये फ्रंट से अटैक कर सकता है और ये बैक से भी अटैक कर सकता है। दोनों टाइप के अटैक जो है वो पॉसिबल है। तो कौन सा अटैक होगा, फ्रंट होगा या बैक होगा। आप अपने अकॉर्डिंग मत सोचो, मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग सोचो। मॉलिक्यूल्स के पास दिमाग नहीं है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी है। तो क्या करेंगे वो, कुछ फ्रंट से अटैक करेंगे और कुछ बैक से अटैक करेंगे। जिन केस में फ्रंट से अटैक होगा उस केस में तो हमारे पास आ जाएगी सेम ज्योमेट्री। जो हमारा स्टार्टिंग था वो हमारा एंडिंग हो गया, सॉरी। जिसमें बैक साइड अटैक होगा उसमें कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी उल्टी। तो SN1 मैकेनिज्म में सेम कॉन्फ़िगरेशन वाली भी बनती है और उल्टी कॉन्फ़िगरेशन वाली भी। सेम का मतलब होता है रिटेंशन। रिटेंशन का मीनिंग होता है रोक के रखना, जो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है उसको रोक के रखा। और ये कौन सी बनी, इन्वर्टेड, इसे बोलते हैं इन्वर्सन, उल्टा हो जाना। तो SN1 मैकेनिज्म में रिटेंशन वाले प्रोडक्ट भी बनेंगे और इन्वर्सन वाले भी बनेंगे। अब इससे होगा क्या,
रेसमी मिक्सचर वो आप फिर कल डिस्कस करेंगे जब आप ऑप्टिकल एक्टिविटी करेंगे। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो हैंड रेस करो, नहीं तो ऐसा लिख दो, क्लास खत्म कर देंगे। कौन सा? ये वाला? अच्छा, इसमें मैंने ये बोला जो हमारे पास हमारा मॉलिक्यूल है, एसएमएल मैकेनिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे पास हमारा मॉलिक्यूल है वो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना रहा है ना। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में क्या होता है, कार्बन हमारा प्लेनर है। अब जैसे मान लो ये प्लेन है, इसमें ये हमारा कार्बन है, कार्बन ये रहा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी कर सकता है, दोनों में कोई दिक्कत तो नहीं है ना रिपल्शन वगैरह, तो दोनों के दोनों अटैक जो है वो इक्वली प्रोबेबल है। तो कुछ मॉलिक्यूल ऊपर से अटैक करेंगे और कुछ मॉलिक्यूल नीचे से। जो ऊपर से अटैक करेंगे सेम कॉन्फ़िगरेशन रिटेंशन, जो नीचे से अटैक करेंगे उल्टी कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्सन। दोनों प्रोडक्ट इक्वली प्रोबेबल हैं 50-50%, और लगभग इतनी बनती है, लगभग दोनों की रेशो सेम ही आती है। और कोई डाउट? कुछ भी पूछना पूछ लो। वो एरो ज्ञान कैसे लगाएगा? ये वाला? हाँ जी, ये ना सोलवेंट है। सोलवेंट में क्या होता है, आयंस जो होती हैं वो बन भी जाती हैं और वापस कंबाइन हो जाती है। तो मॉलिक्यूल तोड़ के आयंस भी बन सकते हैं और आयंस वापस में कंबाइन होके मॉलिक्यूल, तो आगे भी जा सकती है पीछे भी जा सकती है। इंटरमीडिएट भी ये होता है, इसलिए ये एरो लगाया। और कुछ? चलिए, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ऑप्टिकल एक्टिविटी करेंगे कल से।